हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। 2-4 दिन मैंने वीडियो नहीं भेज पाया आप लोगों को, एक्चुअल में कुछ तबीयत डिस्टर्ब था इसी वजह से। ओके डियर स्टूडेंट, कभी अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप लोग रिवीजन कर लिया करिए, और सबने लगभग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा तो एक काम करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, आपका वीडियो आपके लिए एक ही जगह पे वहाँ से रिवीजन कर लिया करिएगा। और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। नया टॉपिक क्या है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यानी अब हमें ऐसे एक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करना है और उसमें हमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए विलयनों का राउल्ट लॉ देखना है। यहाँ पे हमें वेपर प्रेशर को देखना है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था इस चीज को कि जब कोई सोल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं तो दो चीज होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। अगर सॉल्यूट हम जो ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में वो अगर वोलेटाइल नेचर का और सॉल्वेंट ऑलरेडी वोलेटाइल नेचर का है तो वेपर प्रेशर दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। यानी जो वेपर प्रेशर है उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। ओके डियर स्टूडेंट, लेकिन एक चीज यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो आपने देखा था कि उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और मैंने ग्राफ बना करके आप लोगों को समझाया था। यहाँ पे आज हम लोग उसके लिए डेरिवेशन देंगे और राउल्ट्स के लॉ को लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आइए समझते हैं कि कैसे। जब नॉन वोलेटाइल कोई सॉल्यूट अगर हम ऐड करते हैं किसी सॉल्यूशन में तो अभी अभी मैंने कहा कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं या जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कम हो जाते हैं सॉल्वेंट के, ठीक है। अगर ये बात हमने जाना यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं उसका इस टाइप के सॉल्यूशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो वेपर तो बना ही नहीं रहा। अगर वेपर बना नहीं रहा है लेकिन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपर फेज में चेंज हो रहा है उसको भी वो कम कर दे रहा है, ठीक है। इसी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और ऊपर से इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे राउल्ट्स लॉ को हम फॉलो करेंगे और अवाष्पशील विलयनों के लिए, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो उसके लिए जो सॉल्यूशन होगा उसमें हम राउल्ट्स के लॉ को लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब एक चीज पता चला, जो वेपर प्रेशर वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा। बात समझ पा रहे हैं? किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट की। तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो आपने सॉल्यूशन यहाँ तैयार किया, किससे तैयार किया? सॉल्यूशन एक तो सॉल्वेंट लिया और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसको मिला के, तो हमें पता है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता। अगर कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर रियल में होगा सॉल्यूशन का वो वेपर प्रेशर आपका किसका होगा? सॉल्वेंट का ही होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट होगा कंपोनेंट उसी का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, कोई योगदान नहीं दे रहा है वेपर बनने में, तो वेपर बनने में नहीं दे रहा तो वेपर प्रेशर में कैसे दे सकता? नहीं दे सकता। इसीलिए ये एक फार्मूला अगर हमने देख लिया तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं। और एक चीज, अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाता है तो वेपर प्रेशर भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्यों डिक्रीज होगा? ये मैंने कहा कि सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दे रहे तो जो आपके नंबर ऑफ जो सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो आपके वेपर फेज में चेंज हो जाए वो नंबर कम हो जाते हैं। इसीलिए मोल फ्रैक्शन अगर आपका सॉल्वेंट का डिक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। अगर इतनी सी बात समझ में आया तो नीचे हम पढ़ते हैं। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग
to Raoult's law, जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसके इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो वर्ड आपने यहाँ लिखा वही चीज। और जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है वो इज इक्वल टू होता है प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए डियर स्टूडेंट, इससे राउल्ट का एक लॉ निकल के आता है, द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, the vapor pressure of solution is equal to the product of the vapor pressure of solvent at pure state and the mole fraction of solvent। बात समझ पा रहे हैं? ये हमारा डेफिनेशन निकल गया। ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, इसलिए यहाँ पे पी सॉल्वेंट लिख लिया। ये दिखाता है प्रेशर यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, अब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो किसके इक्विवेलेंट है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का मतलब ये हुआ जब सॉल्वेंट अकेला था, उस समय आपने कोई सॉल्यूट नहीं ऐड करा था, उस कंडीशन में, और इनटू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाव जिसे बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के ही मोल फ्रैक्शन के इक्वल। तो ये जो पी नॉट आपका है, पी नॉट इज इक्वल टू वेपर, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, पी नॉट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट at pure form, okay, and x solvent is equal to mole fraction of solvent, mole fraction of solvent। ठीक है स्टूडेंट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। डन। जब इतनी सी चीज लिख लेते तब हम आगे इसको बढ़ने की कोशिश करते और समझते किसी बाइनरी मिक्सचर के लिए, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, जो बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट उसमें होने चाहिए, उसके लिए जो मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो इक्विवेलेंट होता है 1 के। तो हमारे पास एक चीज और आता है पी सॉल्यूट, पी सॉल्यूट प्लस पी सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। किसके इक्विवेलेंट होता है? पी सॉल्यूट, सॉरी डियर स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 के इक्विवेलेंट होता है। ऐसा हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा था डियर स्टूडेंट। ओके ठीक, ये निकालना है हमको। ठीक, अब कैसे निकालेंगे इसको? निकालना है, सोचिए ये सॉल्वेंट यहाँ पे, तो x सॉल्वेंट इज इक्वल टू, हम इसको 1 तो ऑलरेडी यहाँ है, इज इक्वल टू के बाद इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हो जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपका हो गया तो आई थिंक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम यहाँ से निकाल सकते हैं इजी वे में। ठीक डियर स्टूडेंट, कैसे निकालेंगे इस बात को समझिए। ठीक है, एक चीज और है हमारे पास, एक चीज क्या है, अब हमें पता है यहाँ पे पी एक्स सॉल्वेंट, ये वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया। ओके डियर स्टूडेंट, एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू इतना निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू को हम यहां पुट कर दें, क्या पे पुट कर दें? इस वैल्यू को एक्स सॉल्वेंट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में एक्स सॉल्वेंट की वैल्यू रख दीजिए तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे
P इज इक्वल टू इतना तो सिर्फ P लिखते हैं, नहीं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, इज इक्वल टू P नॉट इनटू, यानी इनटू का साइन बना दे चलिए यहाँ पे, और एक्स सॉल्वेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 माइनस एब्सोल्यूट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय का मोल प्रभाज 1 माइनस विलेय का मोल प्रभाज। ठीक डियर स्टूडेंट, आइए अब इतना जरा इरेज करते हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए। देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक, अब ये यहाँ पे इनटू में है तो इसको हम P अपॉन P कर सकते हैं, यानी P अपॉन में ये P इधर आ जाएगा, P नॉट इज इक्वल टू आपके पास है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, अब इसको इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करेंगे इसलिए क्योंकि 1 में से माइनस करेंगे तभी जाकर के हमारा चीज आएगा। कैसे आएगा, 1 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा हट जाएगा, लेकिन अगर P अपॉन P नॉट माइनस 1 लिखते तो ये एज इट इज रहेगा, इसीलिए हम इसको हटाने के लिए क्या करेंगे 1 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एट प्योर स्टेट। ठीक है, मैं डेफिनेशन भी यहाँ पे बोले दे रहा हूँ, इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलेय का मोल प्रभाज। बात समझ पा रहे? अब इसको जरा क्रॉस मल्टीपल करेंगे, मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो P नॉट माइनस P अपॉन में P नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। ओके, ये आ गया एक हमारे पास नया सा फार्मूला। ये हमारे पास क्या है, ये P नॉट माइनस P, इसी को हम क्या बोलते हैं, यही हमारा होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें से दो चीज है, P नॉट माइनस P इज इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब में अवनमन। ओके डियर स्टूडेंट, और जो ये पूरा का पार्ट है P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, ये आपके है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो इतना पूरा पोर्शन है ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो P नॉट माइनस P है ये सिर्फ आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब में अवनमन, और ये वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। हिंदी में इसको बोलेंगे वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, विलियम के वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। ओके डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे लिखा, कोई बात नहीं है। ठीक, ये चीज अब यहाँ पे दे रखा एक्स सॉल्यूट। देखिए एक नया सा फार्मूला इसमें ड्राइव करते हैं, एक्स सॉल्यूट जो यहाँ पे वर्ड दे रखा है, इसके लिए कैसे ड्राइव करेंगे ये बात देखते हैं। ठीक, आइए इसको इरेज करते हैं। ओके, एक हमारे पास आया P नॉट माइनस P अपॉन में P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट XSOLUTE। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मान ले n, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मान ले n, कैपिटल N। यह आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके, कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब हमें पता है किसी चीज का मोल फ्रैक्शन निकालना, सॉल्यूट का अगर निकालना होता था, जैसे A और B दो मिलकर के कोई कंपोनेंट A B कोई सोल्यूशन बनाया था, तो मैंने वहां पे क्या बताया था कि A का मोल फ्रैक्शन XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1, इसका मान लेते N1 और इसका मान लेते N2, तो MA मान लेते या तो
और Na प्लस Nb, ये फार्मूला हम लोगों ने पहले से पढ़ा, इसी फार्मूले पे ये चीज निकालना है। इसमें निकालेंगे तो X का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ऊपर हो जाएगा, जब ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्लियर डेस्क्रिप्ट, ये चीज आ जाएगा। जब ये पोर्शन हमारे पास आ जाएगा तो हम यहां पे लिख सकते हैं m प्लस n इज इक्वल टू इज वेरी स्मॉल, या द वैल्यू ऑफ और द इफ द solution is very dilute, very dilute, then n is very lesser than that of capital। इसका मतलब एक चीज हुआ कि अगर सोल्यूशन हमारा बहुत तन हो, बहुत डाइल्यूट हो, इसका मतलब जो सॉल्यूट उसमें ऐड करा गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका अमाउंट बहुत कम है, ना के बराबर है। इसमें जो ये वैल्यू है n है, इसको बहुत कम जब मानेंगे सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तो उस केस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं n प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू n के बराबर लिख सकते हैं। जब इसके बराबर लिखेंगे तो ये पोर्शन हमारे पास आ जाएगा P नॉट माइनस P अपॉन P इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे n अपॉन n प्लस कैपिटल N, और इसी को हटा करके यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कैपिटल N लिख देंगे। ठीक, तो ये पोर्शन हमारे पास, ये पोर्शन लिख लीजिएगा आप लोग, और फिर इसी के जगह पे हम क्या लिखेंगे P नॉट माइनस P अपॉन P इज इक्वल टू P नॉट इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल N। ठीक, एक नया फार्मूला है जिसको आगे हम लोग और इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक, ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके डियर स्टूडेंट, सो इसी को हमें प्रूव करना था, राउल्स के लॉ को दिखाना था यहाँ पे कि हमारा वेपर प्रेशर कैसे वाष्प दाब में अवनमन होता है, राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग हमें दिखाना था। जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करते तो वाष्प दाब में जो अवनमन होता है वो किसके बराबर होता है, जब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्विवेलेंट होता है। दैट मींस द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक नया सा यहाँ पे टर्म हमारे पास आ गया, डिफिनीशन आ गया, ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute, यानी जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, जिसमें आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया, वो इक्वल होगा, बराबर होगा, किसके बराबर होगा, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होगा। तो टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के मोल प्रभास के बराबर होगा। यही हमारा क्या कहता है राउल्स का लॉ, इसमें हम लगाते हैं जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। इसमें जो भी टर्म आपको नहीं समझ में आया होगा उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा जरूर, ठीक है। और इसके बाद हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।